Okay, so first of all, a very warm welcome to everyone. Okay, in this video, we'll start with a new chapter, and that is solids. ये chapter 1 है NCERT का, तो हम वो start करने जा रहे हैं. So let's begin now. सबसे पहले ये solid है क्या? देखो बेटा, आपने स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर 11th क्लास में इसकी स्टार्टिंग हो गई थी, जहां पर आपको गैसियस स्टेट पूरा पढ़ाएंगे और लिक्विड स्टेट पढ़ाएंगे, राइट? अब हम 12th क्लास में पर्टिकुलरली से सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे. अब सॉलिड्स के बारे में वो सारी बातें एप्लीकेबल है जो आपने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ी थी. जैसे आप लोगों ने क्या पढ़ा था, दैट दे हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम. फिर आपने ये पढ़ा था कि वो रिजिड होते हैं नेचर में, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है, डेंसिटी मैक्सिमम होती है, मिनिमम डिफ्यूजन and kinetic energy. Last, can't be compressed. यही सारी बातें आप सॉलिड्स के बारे में पढ़ के आए हो. अब हमें आगे, ये बहुत बेसिक नॉलेज है जो आपने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ी है, वो हम आगे जा रहे हैं और देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉलिड. सो आफ्टर डूइंग दिस, गिव अ हेडिंग टाइप्स ऑफ सॉलिड्स. सबसे पहले आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड और फिर है एमोर्फस सॉलिड. अब ये सब क्या होते हैं वो सब डिस्कस करेंगे. क्रिस्टलाइन सॉलिड को समझने के लिए अपने दिमाग में ये वाली फिगर, एक रेगुलर पैटर्न, ठीक है, और एमोर्फस सॉलिड को समझने के लिए पैटर्न इरेगुलर सा. ठीक है. अब इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और तरीका बता देते हैं. ये समझ लो स्टूडेंट्स इन असेंबली, और ये समझ लो स्टूडेंट्स इन प्लेग्राउंड. ठीक है, इससे अब सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी जो जो मैं बोलूंगी. ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तरफ. पहले इसी की तरफ मैं खड़ी, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी नहीं दूंगी. ठीक है, सो आई एम जस्ट स्टैंडिंग ओवर हियर ताकि आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड समझ में. क्या इसमें आप लोगों को रेगुलर 3D अरेंजमेंट दिख रहा है? अब हम साथ साथ लिखते भी चलेंगे. ठीक है, दिस इज अ फिगर इन फ्रंट ऑफ यू. पहले इतना बना लो, फिर उसके बाद सिर्फ इसे को डिस्कस करेंगे. ठीक है, ओके. सो कमिंग ऑन टू ना क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. सबसे पहले क्या आपको इस फिगर में एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट दिख रहा है एटम्स का, आयंस का या मॉलिक्यूल्स का? Obviously. So right on the first point for crystalline solids, they have regular 3D arrangement of atoms, comma ions or molecules.
सेकेंड पॉइंट, क्या इससे आपको जो शेप आएगी बाहर की, आपको लगता है वो वेल डिफाइंड होगी? डेफिनेटली। आपका अगर डस्टर वगैरह भी है या पेन ही ले लो, उसकी वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप है। सो राइट डाउन दे हैव वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप। पॉइंट नंबर 3 नाउ। अब ये क्या है, यहाँ पे पैटर्न आपको एक थ्रू आउट दिखेगा, मतलब कि वो ये नहीं कि पैटर्न कुछ रहा है और फिर ब्रेक हो रहा है, नहीं, आपको थ्रू आउट एक पैटर्न विजिबल होगा। तो थर्ड पॉइंट इज दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। Now, since they have long range order, मतलब लंबे टाइम तक इसका कोई पैटर्न हमें दिख रहा है, इसलिए ये क्या करेंगे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट करेंगे। कई बार हम बच्चों को क्वेश्चन भी देते हैं कि अगर एक कंपाउंड है वो मान लो 420 केल्विन पे मेल्ट हो रहा है, तो उसका एक फिक्स टेम्परेचर होगा। जब फिक्स टेम्परेचर आ जाए मतलब कि वो मेल्ट कर रहा है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है। सो दे मेल्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगले पे आएंगे। अब अगर मैं इसको बीच से ब्रेक करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई ब्रेक इट फ्रॉम हियर, तो एक आपको रेगुलर स्ट्रक्चर मिलेगा क्लीवेज पे। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दे हैव या they give regular structure on cleavage. Next, अब अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे, अगर आप डायगनली चलते हैं तो डायगनली में आपको पूरा पैटर्न सेम नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, आपको एक इंक्रीमेंट दिखेगा, राइट। सो वहां पर इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रोपिक। आई रिपीट, उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, एनाइसोट्रोपिक। जहां आपको एक पैटर्न दिख जाए डायगनली आल्सो, देन दैट इज कॉल्ड एज आइसोट्रोपिक, ठीक है। सो ये वाले क्या होंगे, दैट दे आर एनाइसोट्रोपिक। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर ट्रू सॉलिड्स, और इसी रीजन की वजह से कहाँ यूज होते हैं, लास्ट पॉइंट लिखेंगे, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एग्जांपल ग्लास स्लैब, ठीक है। सो ये सारा था आपका क्रिस्टलाइन का। एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? सारे पॉइंट्स अंडरस्टूड है, वेल अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फिगर। नाउ मूविंग ऑन टू एमोर्फस। अब लिखेंगे इसके बारे में। सबसे पहले क्या आपको इसमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। सो फर्स्ट पॉइंट वुड बी दैट दे डू नॉट हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। सेकंड पॉइंट, कैसे कोई वेल डिफाइंड शेप आएगी? अगेन बिल्कुल भी नहीं। सो दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड शेप। थर्ड, अब ये क्या करेगा, एक पैटर्न है कुछ ऑर्डर तक दिखेगा, उसके बाद वो आपको पैटर्न नहीं दिखेगा। सो दैट इज दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। नेक्स्ट, दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। का मतलब है कि आपका अगर 200 केल्विन से स्टार्ट हुआ तो कई बार वो आपका 210 केल्विन तक रहेगा, मतलब रेंज आती है, फिक्स्ड टेम्परेचर नहीं होता। सो लिखेंगे दैट दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट, अब इसको अगर क्लीव करोगे तो ऑब्वियसली बात है क्या होएगा, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। सो दे गिव इरेगुलर स्ट्रक्चर ऑन क्लीवेज। नेक्स्ट, अब इसमें उल्टा होगा। इसमें क्या होगा, जो सारा पैटर्न होगा ना, सारे जब खेलते हो आप लोग बच्चे, तो सारे इकट्ठे एक एज ग्रुप के इकट्ठे खेलोगे, तो वहां पे मैं एक पैटर्न देखने को मिल सकता है डायगनली में। सो यहाँ लिखेंगे दैट दे आर आइसोट्रोपिक। और इसी रीजन की वजह से सॉलिड होने का सब हमें दिखावा करते हैं। सो नेक्स्ट लिखेंगे दैट दे आर स्यूडो सॉलिड। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, तो ये हमें धोखा दे रहे हैं। सो दे आर स्यूडो सॉलिड्स and are also called supercooled liquids. Next, they are used as photovoltaic material. Example, glass and plastic. ठीक है जी। So is the crystalline and amorphous solid clear to each one of you? अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। सो गिव द हेडिंग एज टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये ऐसे करो, पहले इसका एक क्वेश्चन कर लो, बाद में लिखो। लिखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज amorphous और crystalline solid। पहले इसी का एग्जांपल कर लेते, ठीक है। फर्स्ट, सासा बताते जाना, नेफ्थलीन, fixed shape and all, so it is a crystalline solid. Next, Teflon,
not a fixed shape. So amorphous solid. Next, polyurethane. Again, not a fixed shape. So it would be your amorphous. अगला लिखेंगे benzoic acid. Definitely fixed shape. So it is your crystalline. Potassium nitrate, fixed, so crystalline. Cellophane, again not fixed, so it would be your amorphous. Next, polyvinyl chloride, not fixed. PVC जिसको आप बोलते हैं उसको कोई भी shape दे सकते हो. So that is your amorphous. Next, fiberglass, amorphous. Copper, crystalline. Zinc sulfide, crystalline. Absolutely. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. हेडिंग दे देंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. ये फ्लो चार्ट बना लीजिए अपने पास, फिर हमारे को अलग अलग डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड. अब मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड्स होते हैं जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते. दिस इज अ वेरी फर्स्ट पॉइंट, सो कीप ऑन राइटिंग दैट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अब ये होते क्या है पहले वो समझ लेते हैं. ये वो चीजें हैं जो बेसिकली आपके फर्दर हमने नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन मतलब कि आपस में जब ये मॉलिक्यूल्स है वो कैसे अरेंज्ड है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. सो इफ आई टॉक अबाउट नॉन पोलर, आपने 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑल. सो नॉन पोलर तब होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होता है या लेस होता है, राइट. सो यहाँ पर क्या होंगे, वो होंगे आपके एलिमेंट्स जुड़े होंगे जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस या तो कम होगा या जीरो होगा. दैट वुड बी द फर्स्ट पॉइंट. अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा तो कौन से फोर्सेस से बॉन्ड होंगे, वैन डर वाल्स फोर्सेस, एंड दैट टू वेरी वीक. सो दैट वुड बी द सेकंड पॉइंट, दैट वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस बॉन्ड पार्टिकल्स. ठीक है, और इसको मेल्ट करने में भी हमें कम एनर्जी लगेगी. सो दैट वुड बी द थर्ड पॉइंट, दैट इज इट हैज लो हीट ऑफ फ्यूजन. अब आसानी से जब हमारी कम एनर्जी लग रही है तो मतलब क्या कर सकते हो, सब्लाइम कर सकते हैं. सो दिस सब्लाइम इजीली एट रूम टेम्परेचर. क्लियर हो गई बात. अब इसके एग्जांपल्स आप क्या लिख सकते हैं, इसके एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं हीलियम, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. अगर हम बात करते हैं अब पोलर की, पोलर का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, और अगर होगा तो उससे क्या क्या चीजें होंगी, स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस होंगी. और पोलर क्यों होगा, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस, और कुछ ही होंगे जो सब्लाइम कर पाएंगे, कुछ होंगे जो नहीं कर पाएंगे. तो इसका एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा आपका, HCl, ammonia and SO2. ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड. हाइड्रोजन बॉन्डेड का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन एटम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. तो यानी कि ये तो बिल्कुल भी सब्लाइम नहीं करेंगे और इनमें मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन होंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड इसके बीच रहेगा, राइट. सो कांट सब्लाइम इजीली. कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल इन विच हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम.
एंड H बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, H2O और H। फाइन। अब हम आते हैं आयनिक सॉलिड्स की तरफ। लिखेंगे दे हैव, उसके बीच आयनिक तो वही है जो आपने पढ़ते आए हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हार्ड एंड ब्रिटल, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉन डायरेक्शन में कोई डायरेक्शन नहीं है, जब क्लीव करोगे आपको सारी कोई डायरेक्शन नहीं दिखेगी। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, NaCl एंड CaCl। नेक्स्ट सारे वही बातें जो आपने सॉलिड्स में लिखी थी, एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हार्ड एंड ब्रिटल, do not conduct electricity in solid state but conduct in molten state, non-direction. Next, metallic solids. मेटालिक का क्या मतलब है कि दो आपके जो एलिमेंट्स होंगे वो किस बॉन्ड से जुड़ेंगे, मेटालिक बॉन्ड से। सो मेटल एटम्स हेल्ड बाय मेटालिक बॉन्ड फर्स्ट। अब मेटालिक बॉन्ड कंपैरेटिवली इतना स्ट्रांग नहीं होता, सो इट हैज गोइंग टू बी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इसी रीजन की वजह से लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा तो क्या होगा, सॉफ्ट रहेगा। सो थर्ड पॉइंट वुड बी इट इज सॉफ्ट। नेक्स्ट, गुड कंडक्टर, और क्यों, क्योंकि उसके पास मोबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स के, वो एक क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। सो गुड कंडक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, और ये भी क्या होंगे, नॉन डायरेक्शनल। क्यों इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल है, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, क्योंकि मेटल्स बीइंग द वन हु कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स, वो केटायन मेटल है, राइट। सो इसका एग्जांपल क्या होएगा, Ag, Au एंड कॉपर। कमिंग ऑन नाउ टू कोवेलेंट। कोवेलेंट नाम से समझ में आ रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होगा, वहां लो मेल्टिंग होगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बड़े बड़े जाइंट मॉलिक्यूल्स होंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे और डायरेक्शन होंगे, जैसे ग्रेफाइट वगैरह। तो एग्जांपल क्या जाएगा, ग्रेफाइट और डायमंड। दोबारा एक भी बता देती हूँ, कोवेलेंट बॉन्ड्स, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जाइंट मॉलिक्यूल्स, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्शनल। ठीक है, अब लिखेंगे, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज आयनिक, मेटालिक, मॉलिक्यूलर और कोवेलेंट और एमॉर्फस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टेट्राफॉस्फोरस डेकॉक्साइड, दैट इज P4O10, तो वो क्या आएगा, मॉलिक्यूलर। नेक्स्ट, ग्रेफाइट, कोवेलेंट। नेक्स्ट, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, कोवेलेंट। ब्रास, मेटालिक। रुबिडियम, मेटालिक। आयोडीन आपका सब्लाइम हो रहा है, सो दैट वुड बी अ मॉलिक्यूलर। नेक्स्ट, एमोनियम फॉस्फेट, एमोनियम फॉस्फेट इज आयनिक, आप इसको आयोनाइज कर सकते हो। नेक्स्ट, लिथियम ब्रोमाइड, आयनिक। सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या आएगा आपका, सिंपल कोवेलेंट में जाएगा क्योंकि उसके पास कार्बन जैसी प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट, प्लास्टिक, एमॉर्फस। देन फॉस्फोरस, मॉलिक्यूलर। नेक्स्ट, सॉलिड CO2, वो आपका सब्लाइम कर सकता है, सो इट वुड बी मॉलिक्यूलर। क्लियर। सो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। एक हमने क्रिस्टलाइन एमॉर्फोसिस वाली वीडियो में करा और हमने टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स करा। एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? If you still have, please ask me in the chat section. Okay, in the next video we are going to discuss the types of lattice. Thank you.